1991 में यूक्रेन यूएसएसआर से अलग होकर एक सोशलिस्ट से डेमोक्रेटिक देश बन गया। इनिशियली यूक्रेन ने रशिया और बाकी दुनिया के साथ अपने रिलेशन स्टेबल करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे देश के भीतर दो धाराएं उभर गईं। एक धारा रशिया से पुराने रिश्ते बनाए रखना चाहती थी, जबकि दूसरी धारा वेस्ट यानी ईयू और नेटो की ओर झुक रही थी। इस डिवीजन की रूट्स इतिहास और संस्कृति में थी। ईस्टर्न यूक्रेन में बड़ी संख्या में रशियन स्पीकिंग लोग रहते थे, जो खुद को रशिया से जुड़ा हुआ महसूस करते थे। वहीं वेस्टर्न यूक्रेन में ज्यादातर यूक्रेनियन स्पीकिंग लोग थे, जिनका झुकाव यूरोप और वेस्ट की ओर था। यही कल्चरल और लिंग्विस्टिक डिवाइड धीरे धीरे राजनीतिक संघर्ष की जड़ बन गया। 2004 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ने इस संघर्ष को नया मोड़ दिया। इस इलेक्शन में प्रो रशिया कैंडिडेट विक्टर यानुकोविच विजयी घोषित हुए, लेकिन चुनाव में धांधली के आरोप लगे। जनता सड़कों पर उतर आई और ऑरेंज फ्लैग्स के साथ मैसिव प्रोटेस्ट हुए, जिन्हें इतिहास ने ऑरेंज रिवॉल्यूशन कहा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को रिग्ड डिक्लेयर करते हुए दोबारा वोटिंग कराई और इस बार प्रो वेस्ट विक्टर यूशेन्को जीत गए। उनके साथ प्रधानमंत्री बनी यूलिया टिमोशेन्को। दोनों वेस्ट समर्थक थे, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही उनके बीच पावर स्ट्रगल शुरू हो गया। करप्शन बढ़ने लगा, रिफॉर्म्स धीमे पड़ गए और यूक्रेन न तो वेस्ट से अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर पाया और न ही रशिया से स्टेबिलिटी बनाए रख सका। जनता की निराशा 2010 में और बढ़ी, जब वही यानुकोविच सत्ता में लौट आए, जिन्हें 2004 के ऑरेंज रेवोल्यूशन में हटाया गया था। मॉस्को के लिए यह बड़ी जीत थी। सत्ता संभालते ही उन्होंने क्रीमिया में रूस के नौसेना बेस की लीज 2042 तक बढ़ा दी और बदले में डिस्काउंटेड गैस हासिल किया। शुरुआत में ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई, लेकिन 2013 में उन्होंने अचानक इस समझौते से पीछे हटकर रशिया के साथ नजदीकी बढ़ाने का फैसला किया। यह कदम जनता के गुस्से की चिंगारी बन गया। कीव की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए और यह आंदोलन यूरोमेडियन मूवमेंट कहलाया। जैसे जैसे प्रदर्शन बढ़े, हिंसा, गोलीबारी और मौतें शुरू हुईं। आखिरकार फरवरी 2014 में यानुकोविच देश छोड़कर भाग गए। रशिया ने इसे तख्ता पलट बताया और इस पॉलिटिकल वैक्यूम का फायदा उठाकर क्रीमिया में लार्ज स्केल पर सोल्जर्स भेज दिए। वहां कराया गया रेफरेंडम, जिसमें 90% से अधिक लोगों ने रशिया में शामिल होने के पक्ष में वोट दिया, पूरी दुनिया में इलीगल माना गया। लेकिन पुतिन ने कहा, क्रीमिया हिस्टोरिकली हमारा है। यही कदम युद्ध की दिशा तय करने वाला साबित हुआ। क्राइमिया के तुरंत बाद ईस्टर्न यूक्रेन के डोनबास रीजन में बगावत भड़क उठी। प्रो रशियन सेपरेटिस्ट ने डोनेट्स्क और लुहांस्क को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। रशिया ने उनका समर्थन किया, जबकि वेस्ट ने यूक्रेन को मदद दी। 2015 से 2021 तक मिन्स्क अग्रीमेंट्स के जरिए शांति की कोशिश की गई, लेकिन ये अग्रीमेंट्स कभी पूरी तरह सफल नहीं हुए। लड़ाई कभी धीमी पड़ी, कभी तेज हुई, लेकिन खत्म नहीं हुई। इस बीच यूएसए और ईयू ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए और यूक्रेन को ट्रेनिंग और हथियार दिए, मगर नेटो ने सदस्यता देने से इनकार कर दिया। वेस्ट के इस डबल स्टैंडर्ड ने इंटरनली यूक्रेन को कमजोर बना दिया। करप्शन, वीक इंस्टीट्यूशंस और ईस्ट वेस्ट यूक्रेन का कल्चरल डिवीजन और गहरा गया। 2019 में कॉमेडियन से नेता बने वोलोडिमायर जेलेंस्की प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। उन्होंने शांति और भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया, लेकिन रशिया के साथ तनाव और बढ़ गया। जेलेंस्की ने साफ कहा कि उनका लक्ष्य यूक्रेन को नेटो और ईयू में शामिल कराना है। यही बात रशिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई, क्योंकि मॉस्को इसे डायरेक्ट थ्रेट मानता है। 2021 तक रशिया ने यूक्रेन की सीमाओं पर 1 लाख से ज्यादा सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए और बेलारूस में मिलिट्री एक्सरसाइज के बहाने और भी ज्यादा सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए। दुनिया को लगा कि यह केवल दबाव बनाने की रणनीति है, लेकिन 24 फरवरी 2022 की सुबह काइव, खरकिव और ओडेसा जैसे शहरों पर मिसाइल्स बरसीं। पुतिन ने इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा, लेकिन असलियत यही थी कि यह वही युद्ध था जिसकी नींव 1991 से लगातार रखी जा रही थी